अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर प्रोग्राम संडे टॉक के साथ। आज भी बहुत सारे इशू हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कमर भट्ट साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमर साहब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कमर साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सियासी माफिया को कटहरे में लाना ही तब्दीली होगा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं, ये तो बड़े अरसे से, कई दहाइयों से ये पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश है कि सियासी माफिया जो हर जगह पर अपना सरसूख इस्तेमाल करके, अपना तलक इस्तेमाल करके, सियासी दाव पेच आजमा कर कौमी ख़जाने की लूट मार कर रहा है, कौमी वसाइल की लूट मार कर रहा है। शीरे मादर की तरह जो इसको कौमी वसाइल और ख़जाने को लूटा जा रहा है दिन दहाड़े सबके सामने, और आज तक इस सियासी माफिया पर हाथ नहीं डाला जा सका। इसकी कई वजूहात हैं कि एक तो आप अगर बनज़र अमीक जायज़ा लें मुल्की सियासत का, मुल्की सियासतदानों का, सियासी जमातों का, तो आपको वाज़ेह तौर पर यह चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान में सियासत पर ख़ानदानों का कब्ज़ा है। एक ख़ानदान का एक फ़र्द है, वो एक जमात में है, दूसरा फ़र्द जो है बाप भाई भांजा भतीजा वो दूसरी जमात में है, तीसरा जो रुकन है फ़र्द है वो तीसरी सियासी जमात में है। तो होता ये है कि जिस सियासी जमात बरसकदार आती है तो उसमें जो भाई या जो भी रिश्तेदार होता है वो अपने दूसरी जमातों वाले रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को जो है वो प्रोटेक्शन देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनको बचाता है। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होने जा रही होती है उसको पहले से आगाह कर दिया जाता है और किसी न किसी तरीके से उसको रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से सियासी माफिया पर कब्ज़ा नहीं किया, जो है वो खात्मा नहीं किया जा सका और ना ही आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकी है। एक तो ये है कि सियासी जमातों में इनका सरसूख जो है वो सियासी माफिया का है। उसके बाद इन्होंने एक और काम शुरू किया गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से कि मुल्की ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें अपना सरसूख इस तरह बढ़ा लिया कि उनके साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ रिश्तेदारियां पैदा की गई, मरासम कायम किए गए, ख़ानदानी तल्कात जो है वो कायम किए गए, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी में भी इन्हीं ख़ानदानों के अफराद जो हैं वो आगे आना शुरू हो गए। किसी को किसी जगह पे कमिश्नर लगा दिया गया, किसी को डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया, किसी को किसी सरकारी जो इदारा है, महकमा है, उसका हेड लगा दिया गया, किसी को इस्लामाबाद में सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो निचला तबका हमेशा पिसता रहा। बासलाहियत होने के बावजूद जो निचला तबका और दरमियाना तबका है उसके लोग जो हैं वो आगे नहीं आ सके, ना ही आम आदमी जो है वो सियासत में अपना मुकाम बना सका। आम आदमी के लिए ये सोचना ही मुहाल है कि वो किसी इलाके का MPA बन सके, MNA बन सके। MPA MNA उस इलाके का या जागीरदार या सनतकार या सरमायादार या बहुत बड़ा जो किसी भी हवाले से जो साहब हैसियत शख्सियत है उस इलाके की, वही जो है MNA MPA की सीटों पर काबिज नज़र आए हैं। तो इस हवाले से ये वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान छोटा नहीं है, ये उनका बहुत बड़ा बयान है। और इस हवाले से अवाम को उनके हकूक़ पहुँचाने के हवाले से और जो जमहूरियत का जो मानी लिया जाता है कि अवाम जो इख्तियार है, जो इक़्तिदार है, वो अवाम के ज़रिए अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, ये जमहूरियत है। तो ये उसकी तरफ जो इमरान खान ने इशारा किया है कि सियासी माफिया का ख़ात्मा होगा, सियासी माफिया जो है वो उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, उसके जो तलकात हैं उसका असर रसूख ख़त्म किया जाएगा। तो आम आदमी को जमहूरियत के असल जो फ़ायदे हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। तो सियासी माफिया के ख़ात्मे के लिए इमरान खान जो है बिला तफरीक जो है एहतसाब की तरफ आ रहे हैं कि अपनी जमात के लोगों का भी एहतसाब शुरू कर रहे हैं, और ना सिर्फ अपनी जमात के लोगों को पकड़ रहे हैं बल्कि वो दूसरी जो जमातें हैं 30-35 साल से जो काबिज थे इक़्तिदार पर, और इस इक़्तिदार के दौरान उन्होंने जो लूट मार की है, जो अंधेर मचाए रखी है, कौमी वसाइल के हवाले से अवामी हकूक़ दबाए रखे हैं, तो उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। तो नहीं, इसमें भट्ट साहब देखें कि जो दौर हुकूमत चल रहा है इसमें कबीना में जो लोग बैठे हैं तो इनमें भी माफिया मौजूद है। अभी कौन सा ये ख़त्म हो गया है?
बिल्कुल, ये चीज़ हम डिस्कस करते रहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है इसने ज़्यादातर जो इलेक्शन के दौरान जो नुमाइंदे जो अपने जो उम्मीदवार जो चुने थे वो इलेक्टेबल थे। बिल्कुल, यानी कि पीटीआई की जो क़यादत थी उसको पता था कि फ़लाँ इलाके से फ़लाँ जो उम्मीदवार है वो जीत सकता है, तो उनको पीटीआई में शामिल किया गया। हालांकि वो पीपल्स पार्टी का था या काफ लीग का था या किसी और जमात का था। तो ये पीटीआई के जो नजरियाती कारकुन हैं, जो पुराने लोग हैं, पुराने कारकुन हैं, वो इस हवाले से इंतहाई दिलगिरफ्ता हुए थे, बड़े वो मायूसी का शिकार हुए थे कि बजाय इसके कि जो पिछले 18-22 साल से पार्टी के साथ चल रहे थे, उन्होंने मारें खाई, जेलें भुगती, मुकदमात भुगते, उनकी बजाय ऐसे लोगों को टिकट दिए गए इलेक्शन में कि जिनका पार्टी के लिए कोई किरदार ही नहीं था, कोई किसी किस्म का कोई उनकी कुर्बानियाँ ही नहीं थी। तो ये अब देखना यह है कि अगर इमरान खान ने ये सियासी माफिया के खात्मे का ऐलान किया है, इस अज़्म का इजहार किया है, तो ये अब उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है, चैलेंज है कि वो अपनी पार्टी में मौजूद जो ऐसा सियासी माफिया है उसके खात्मे के लिए या उसको उस पर भी पाबंदियाँ लगाने के हवाले से या उसके भी हाथ काटने के हवाले से जो गलत तरीके से इस्तेमाल होता है रसूख, उसको रोकने के लिए कोई इक़दाम करते हैं। अगर तो वो नहीं करेंगे तो फिर तो ये हम कौम भी यही समझेगी कि इमरान खान ने यह दावा किया है कि सियासी माफिया का खात्मा किया जाए। लेकिन अगर वो सही तरीके से अपने घर से भी ये सियासी माफिया के खात्मे का आगाज़ करते हैं तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली, जिसको इमरान खान अक्सर कहते हैं कि नया पाकिस्तान मुल्क में तब्दीली लाएंगे, तो ये वाक़तन ही ये तब्दीली आएगी अगर वो एहतसाब अपने घर से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल भट्ट साहब, ये अगर तब्दीली यहाँ पे आती है तो बड़ी तब्दीली होगी। तो ये यहाँ पे चीनी माफिया जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो चीनी माफिया का जो एहतसाब है वो किस सिमत में जा रहा है। दूसरा, जहांगीर तरीन साहब का भी एक बयान आया कि ऐसी इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए जो गैर जानबदार हो, जहाँ वो खुद अपने फैसले करे, ना कि किसी कॉल पे करे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल, चीनी माफिया के हवाले से जो है अब पेशरफ्त जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर रोज़ाना हमारे सामने आ रही है। पूरी कौम देख रही है कि चीनी माफिया को लगाम डालने के लिए किस तरह FIA को मुतहर्रिक किया गया है। पहले आप अगर FIA या दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को देखें तो गुज़िश्ता अदवार में इन इदारों को आप देख सकते हैं कि किस तरह इस्तेमाल किया गया। इन इदारों को एक इंतकामी टूल बनाया गया और उसके बाद इस्तेमाल करके वफादारियाँ किस तरह तब्दील करवाई गई, तो वो सबके सामने है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मुल्की तारीख में पहली बार अगर चीनी माफिया पर हाथ डाला गया है तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो सामने, इनके नाम भी लाए गए हैं। पहले ये होता था कि उनके नाम सामने नहीं लाए जाते थे, उनको अंदर खाते जो है ब्लैकमेल करके इस्तेमाल किया जाता था। तो अब उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर FIA इन जो बड़े बड़े जो सट्टाबाज हैं, बड़े बड़े जो चीनी माफिया में जो नाम सामने आ रहे हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी पेशियाँ हो रही हैं, उनके साथ तफ्तीश हो रही है। और आप देखिएगा उस तफ्तीश में जो इंकशाफात हो रहे हैं वो भी कौम के सामने लाए जा रहे हैं। और वो तमाम जो सट्टाबाज हैं बड़े बड़े, वो इंकशाफात कर रहे हैं कि किस शुगर मिल से कितनी चीनी जाली कागजात के ज़रिए जो निकाली जाती रही है, कहाँ कहाँ स्टॉक की जाती रही है। एक एक सट्टाबाज जो है, एक एक जो डीलर है चीनी का, उसके 25-25, 30-30 गोदाम हैं और एक एक गोदाम में 300-300, 200-300 जो है वो चीनी के ट्रक यक वक्त वहाँ पर लोड किए जाते थे। और ये इंकशाफात कौन कर रहा है? ये कोई इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। ये जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो पकड़े गए हैं, जिनके ID कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, जो साबित हो चुका है जो सट्टाबाज से चीनी के, ये वही सट्टाबाज जो है FIA की तफ्तीश में इंकशाफात कर रहे हैं। और उनमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के वो सट्टाबाज शामिल हैं जिनके बड़े बड़े गोदाम हैं, जहाँ पर चीनी की हज़ारों बोरियाँ जो हैं इस वक्त भी मौजूद हैं। और FIA ने बहुत से जो इन डीलर्स के जो गोदाम हैं उनको सील भी किया है और अभी वो इंकशाफात मजीद जो कर रहे हैं वो मंजरेआम पर आएंगे। तो ये चीनी माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई है वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी समत जाएगी और मुल्क में पहली बार जो है हकीकी तौर पर उनकी पकड़ होगी। और देखिए आप कि हाई कोर्ट में गए हैं ये चीनी माफिया, जो चीनी शुगर मिल्स मालकान हैं, तो हाई कोर्ट ने भी जो है वो हुकूमत के जो मौक़िफ़ है उसकी तायद भी की है। उसमें तो चीनी का रेट जो माह रमज़ान में कम करने की भी हिदायत की है हुकूमत की तरफ से भी। माह रमज़ान के दौरान जो है 65 रुपये रेट जो चीनी का मुकर्रर किया गया है। तो इसका मतलब है कि चीनी इतनी वाफर मिक़दार में मुल्क में मौजूद है, जो छुपाई गई थी, जो गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई थी, वो मौजूद है, जो अब निकाली गई है, जो ढूंढ ली गई है।
तो वो चीनी भी लामहला मार्केट में आएगी। अभी जो रिसेंटली आप देखें कि जो मुख्तलिफ जो गोदामों में चीनी गैर कानूनी तौर पर स्टॉक की गई थी, अगर वो ज़िला इंतज़ामिया किसी भी शहर की कार्रवाई करती है तो वो जो तहवील में ली जाती चीनी, वो चीनी मार्केट में सरकारी जो मुकर्ररा निर्ख है चीनी का, उस रेट पर फरोख्त की जा रही है। ये नहीं हो रहा कि वो चीनी जब्त करके फिर बंद कर देगी ये सरकारी गोदामों में, वो आम मार्केट में आवाम को ही फरोख्त की जा रही है मुकर्ररा सरकारी निर्ख पर जो आवाम की पहुंच में है। तो इस हवाले से ये बड़ा अहम कदम है कि पहली बार जो ये भी बात कि ये जो चीनी माफिया है, चीनी सट्टाबाज हैं चीनी के, ये बहुत असर रसूख रखने वाले हैं। हर दौर में जो है ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, हर शहर की ज़िला इंतज़ामिया को दबाने में कामयाब हो जाते थे, जिसकी वजह से हर शहर का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या दीगर जो इंतज़ामिया है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराते थे। ये माफिया इतना मजबूत है चीनी माफिया कि ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का मिनटों में तबादला करवा देते थे, जिसकी वजह से कभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, आपने जहांगीर तरीन का जिक्र किया है, तो जहांगीर तरीन जो है एक ये दुरुस्त बात है कि उनका ये कहना कि इसमें जो शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी गैर जानबदार जो इंक्वायरी कमेटी बनी जाए, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, तो ये हक है कि आइन के तहत हर जो किसी भी केस का मुलज़म है, ये उसका आइनी हक है कि गैर जानबदाराना इंक्वायरी हो। अगर तो वो मुलज़म साबित हो जाता है, उस पर जुर्म साबित हो जाता है तो कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर उसके खिलाफ कुछ इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं होता तो ये बाइज्जत तौर पर जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए उसको। तो जहांगीर तरीन जो है, अगर उनके खिलाफ कुछ सबूत FIA को मिल रहे हैं और बहुत सी बातें भी मंजर आम पर आ रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई, और जिस तरह ये चंद माह पहले जो मुख्तलिफ शुगर मिल्स के हवाले से हमारे सामने ऐसे वाक़यात आते रहे हैं कि मामूली जो पंक्चर लगाने वाला है, मामूली सब्ज़ी फरोश है, तो उसके शनाख्ती कार्ड पर मुख्तलिफ जो शुगर मिल्स हैं वहाँ से हज़ारों टन चीनी जो है वो उसके शनाख्ती कार्ड पर जो है वो निकाली गई है। तो इससे साबित होता है कि शुगर मिलें जो है वो चीनी की ब्लैक मार्केटिंग और चोर बाजारी और गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्रियों से चीनी को आगे डीलर्स तक पहुंचाने में मुलव्वस है। तो अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ सबूत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो अगर नहीं है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन अभी ये पिछले काफ़ी दिनों से अरसा से इसमें चल रहा है एहतसाब का जो सेशन है, लेकिन अभी तक जो चीनी के आम मार्केट में जो रेट है वो यूटिलिटी स्टोर से बहुत फ़र्क है उनका। इसमें कैसे ये चेंज आएगा, ये कैसे इक्वल होंगे? देखें, इसमें जो एक बड़ा फैक्टर है वो हमारे मुल्क का ये है कि अगर इंतज़ामिया या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई इक़दाम किया जाता है आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, तो क्या एक मामूल बन चुका है हमारे यहाँ कि जो इल्ज़ाम अलग होता है या जो जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है वो फ़ौरन अदालत से जाकर स्टे ले आते हैं, वो फ़ौरन अदालत में रिट करके उस इक़दाम को कलअज़म करार देने की कोशिश करते हैं। तो अभी रिसेंटली भी यही हुआ है कि हुकूमत ने अगर सट्टा माफिया के खिलाफ, चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है तो वो हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने दरख्वास्त देकर रिट कर दी है और हाई कोर्ट से जाकर वो इक़दाम जो है उसको रुकवाने की कोशिश की है। तो जब तक ये काम नहीं रुकेगा कि अदालत से जाकर एक आर्जी रिलीफ या उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए एक स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है, ये जब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी उस वक्त तक जो है वो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस बराबर नहीं होगा। जो आपने कहा है कि आम मार्केट में चीनी के जो रेट हैं वो उस लेवल तक नहीं आ रहे, तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं उस वक्त तक नहीं रुकेंगी। सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए था कि अगर एक तरफ जो है बड़े FIA जो सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो अभी तक उनके गोदामों में जो लाखों टन चीनी मौजूद है वो क्यों नहीं निकाली जा रही? वो मार्केट में लानी चाहिए। वो गोदामों से वो चीनी निकालकर फौरी तौर पर लाखों टन चीनी जो है वो 1-2 रोज़ में मार्केट में फराहम की जाए, ताकि वो प्रॉपर जो है निर्ख है, जो जेन्युइन रेट है चीनी का। अब देखें ना, अगर जिस रेट पर एक काश्तकार गन्ना सप्लाई करता है फैक्ट्री को, शुगर मिल को, तो उस शुगर मिल को जो गन्ना फराहम किया गया है उस रेट के मुताबिक अगर चीनी की कीमत मुकर्रर की जाती है तो वो तभी आवाम को वो चीनी मुमकिन होगी मिलना। कि अगर इन गोदामों में मौजूद जो गैर कानूनी तौर पर स्टॉक की गई लाखों टन चीनी है वो चीनी मार्केट में लाई जाए, तो हुकूमत अभी तक इसमें नाकाम नजर आती है कि सट्टा माफिया के खिलाफ शोर मचाया जा रहा है चीनी माफिया के खिलाफ, लेकिन उनके गोदामों में जो लाखों टन गैर कानूनी तौर पर स्टॉक की गई चीनी मौजूद है वो अभी तक मार्केट में नहीं लाई जा रही। वो मार्केट में आएगी तो खुद ब खुद जो है उसका रेट गिर जाएगा। दूसरा ये है कि चीनी को गैर कानूनी तौर पर यहाँ से दूसरे सूबों में भी बेची जाती है, तो उसको भी रोकना होगा।
जी बैर साहब, यहाँ पे भी हमें हुकूमत की जो रेट है वो बहुत कमज़ोर नज़र आती है। जी नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हाज़िर हैं। NA-75 डस्का में बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ है जो नून और PTI के दरमियान है। तो दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट जो हैं हमारे सामने हैं। पूछते हैं व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप क्या कहेंगे रिजल्ट के बारे में आप? जी बिल्कुल, आप देखें जी, इसमें जो है बड़ा वाकई ही कांटेदार मुकाबला है। जो गुज़िश्ता दिनों पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो जिस तरह का माहौल पैदा हो गया था, इसके बाद पूरे मुल्क के अवाम की नज़रें जो है NA-75 पर थी कि यहाँ पर क्या होता है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो इसमें आप देखें कि जब पोलिंग के मुकम्मल हो, बहरहाल एक तो ये बात है कि ये क्रेडिट जाता है कि पुरअमन तौर पर पोलिंग हुई है, ज़्यादा जो है वहाँ पर इस दफ़ा वो पहले वाली सिचुएशन सामने नहीं है। दोनों पार्टीज़ को ख़ास तौर पर इस चीज़ का एहसास था कि अगर इस दफ़ा कोई गड़बड़ हुई तो हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो दोनों पार्टीज़ के जो वहाँ की क़यादत है उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया इस हवाले से। और देखें आप कि इसमें बार बार जो पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जब गिनती जारी थी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, तो बार बार वो जो है वो रिज़ल्ट इस तरह का आ रहा था कि सनसनीखेज़ी पैदा हो रही थी। तो बड़ा दिलचस्प अंसर इसमें आ गया था कि कभी जो है वो मुस्लिम लीग नून की नशीन जो है वो जीती नज़र आ रही थी, और कभी PTI के असजद मल्ली जो हैं वो कामयाब नज़र आ रहे थे। और बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा पोलिंग स्टेशन पर जो गिनती सामने आ रही थी उसमें एक बड़ा गैप नज़र आ रहा था। तो मतलब इस तरह ये बड़ा अजीब सा एक सूरत हाल थी। लेकिन जो पोलिंग कंप्लीट हुई है और उसके जो रिज़ल्ट जब सामने आए हैं तो उसमें आप देखें जो नून लीग की नशीन इफ्तिखार जो हैं वो कामयाब नज़र आई हैं, वहाँ पे जो रुकन असम्बली मुंतखब हुई हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये PTI की जो NA-75 डस्का की जो क़यादत है, ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी नाअहली है कि वो इसको सही तरीके से, अगर एक मौका उनको मिल गया था तो वो सही तरीके से वो जो गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन जो हुए थे जिनमें हालात ख़राब हो गए थे उसके बाद इनको वर्क करना चाहिए था, और वर्क ना करने की वजह से जो है वो इनको नाकामी का सामना पड़ा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक फैक्टर जो है जिसका नुकसान PTI के कैंडिडेट को हुआ है वो है महंगाई। हुकूमत जो है बेलगाम महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। किसी भी चीज़ को आप देख लें, चाहे वो चीनी है, चाहे वो कुकिंग ऑयल है, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ है, उनके जो निरख हैं वो आसमान पर बातें करते नज़र आ रही हैं। तो इसकी वजह से भी ये हुकूमती कैंडिडेट को ये नुकसान पहुंचा है कि महंगाई जो है वो जो वोटर्स हैं उन इलाकों के, उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो लामहला नून लीग के उम्मीदवार के साथ होगी, जिसकी वजह से नून लीग की तो आपका कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये रिजल्ट आया है? जी बिल्कुल, यही तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हुकूमत अगर अपनी पॉलिसियाँ ठीक रखती है, महंगाई पर काबू करने के लिए फौरी तौर पर ये इकदाम किए जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अवाम जो है वो बदगुमान नजर आते हैं, मुतरफर हो जाते हैं। कि ज़रा देखिए, एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से कारोबार बहुत से बंद हो चुके हैं, ऊपर से जो है वो हुकूमत की तरफ से ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे जिनकी वजह से आवाम को रिलीफ मिले, चीज़ें सस्ती मिले। एक तरफ कारोबार बंद है, दूसरी तरफ अशिया खुरोनोश के जो है कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ऊपर से बिजली जो है वो महंगी की जा रही है। तो इन हालात में आप क्या कहेंगे? आवाम मुतरफर नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। माह रमज़ान भी बड़ साहब सर पे है और हुकूमत ने रिलीफ के बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। अब देखना ये है कि व्हाट्सएप हस्बे रवायत जो है ये दावे रह जाएंगे कि रिलीफ मिलेगा। देखें, अभी जो सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों तक नज़र आ रही है कि चिकन की कीमतें थी, कुकिंग ऑयल की कीमतें थी, किसी भी चीज़ को उठाकर आप देख लें। चीनी है, हालिया दिनों में चीनी माफिया आ गया, पहले आटे की कीमतें थी, गंदम थी, तो उनमें हुकूमत जो है अभी तक उनके नरखों में कमी लाने में नाकाम नज़र आ रही है। सिर्फ चिकन की बात कर ली जाए तो पिछले दिनों इसका नरख जो है वो 400 रुपये तक चले गए थे। बाद में बतदरीज जो कीमत कम होना शुरू हुई, 317-18 रुपये तक इसकी कीमत आई थी। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से चिकन की कीमत एक दफ़ा फिर 400 रुपये तक पहुंच चुकी है। और
आपने माह रमज़ान का जिक्र किया, तो माह रमज़ान में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन माह रमज़ान में ही पूरे साल के जो 11 माह से बढ़कर वो महंगाई सामने आती है। तमाम अशिया की कीमतों में माह रमज़ान में ख़ास तौर पर 300 से 400 गुना तक कीमतों में नाजायज़ इजाफा कर लिया जाता है। जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं वो इस महीने में भरपूर लूटमार करते हैं। तो ये इस हवाले से ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है इस हुकूमत के लिए, और इस चीज़ का डर है कि जिस तरह गुज़िश्ता अदवार में, गुज़िश्ता बरसों में होता आया है कि माह रमज़ान में हर चीज़ की कीमत, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, चिकन हो, कुकिंग ऑयल हो, चीनी हो, आटा हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसकी कीमतों में खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया जाता है, तिगनी हो जाती है उनकी। तो ये मुझे भी ये खदशा नजर आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी फौरी तौर पर हुकूमत जो है इस माफिया के आगे बंद बांधने में कामयाब होगी, और रवायती बयानबाजी नज़र आ रही है मुझे अभी तक किसी भी शहर में इंतजामिया, हुकूमत तो ऐलान कर देती है, वो चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर आला हो, वो अपने तौर पर ऐलान कर देते हैं। ये एक सियासी स्टंट भी होता है कि आवाम को मुतमईन करने के लिए ऐलान कर दिया जाता है कि माह रमज़ान में ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से मुखलिस नज़र नहीं आती। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ऐसे इक़दाम नहीं किए जाते कि जो गल्ला मंडियाँ हैं, जो सब्ज़ी मंडियाँ हैं, बेसिकली बड़ा जो माफिया है वहाँ बैठा होता है। ये छोटे दुकानदार, छोटे रेडी वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई तो करनी चाहिए जहाँ से इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया जाता है। तो होना ये चाहिए था कि गल्ला मंडियों में और सब्जी मंडियों में जो माफिया बैठा हुआ है, आड़ती बैठे हुए हैं, जो स्टॉक होल्डर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहाँ उन पर छापे मारे जाएं, बजाय इसके कि छोटे दुकानदारों को जुर्माने कर करके उनको पहले, ये तो मरे को मारने वाली बात है। तो चाहिए ये कि हुकूमत अगर अपने दावे में सच्ची है, अगर वो आवाम को हकीकी मानों में माह रमज़ान में रिलीफ देना चाहती है, तो उसको बड़े माफिया पर हाथ डालना। व्हाट्सएप रिसेंटली सैकड़ों जो है ऐलान कर दिए गए हैं रमज़ान अफ्तार के, और एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है इंसाफ सस्ता शॉप के नाम से, जो मुश्किल शहरों में जगह जगह पर खड़े होंगे। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन को कि ये कोई इफेक्टिव होंगे। देखें, ये जो सस्ती शॉप्स का जो शुरू किया गया है, ये उनको लोड रिक्शे देकर तो मुख्तलिफ इलाकों में उनको भेजा जा रहा है। तो इस हवाले से ये है कि अगर इस पर दयानतदारी से और इसकी सच्ची रूह के मुताबिक अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए, तो फिर तो आवाम को रिलीफ मिलेगा कि मंडी से डायरेक्ट वो सरकारी निगरानी में उनकी मॉनिटरिंग होगी, और वो वहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर वो सब्ज़ी या फल वो फरोख्त करेंगे। अगर तो ये पूरी सच्ची रूह के साथ अमल दरामद होगा, तो फिर तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर वो रिक्शे वहाँ से मंडी से निकलते हैं और निकल के जैसे हस्ब रवायत होता है कि जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगते हैं, वहाँ की चीनी जो है दुकानदारों को बेची जा रही है, यूटिलिटी स्टोर्स की, यहाँ तक यूटिलिटी स्टोर से चीनी जो है वो जो अमला है वो चोरी करके तो दुकानदारों को वो महंगे दामों बेच रहे हैं। तो अगर ये काम ऐसे ही होना है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं इनका। लेकिन अगर इस पे अमल दरामद हो सच्चे तरीके से, तो फिर आवाम को रिलीफ मिल सकता है इन सस्ती शॉप्स का जो लोडर रिक्शों पर जो शुरू किया गया है सिलसिला, कि हर गली गली घर घर जाए वो, और वहाँ पे जाकर आवाम को सस्ती जो सब्जियाँ और फल फराहम करें। जी बिल्कुल भाट साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर ये लोडर रिक्शा जो हैं ये गली गली और कूचा कूचा जाकर लोगों को रिलीफ फराहम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा ऐसा इक़दाम होगा गवर्नमेंट के लिए। माह रमज़ान भी सर पे है, अल्लाह ताला हम सबको उसकी रहमत से नवाज़े। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।